आज का टॉपिक बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5 के DSE 1A से है। द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1919 या 1919 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 के पहले भी 1919 के पहले भी कई भारत सरकार के अधिनियम आए थे। 1858 में जब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भारत का शासन लिया था तो उसके बाद यहाँ सुधार के कई प्रयास किए गए। उसमें 1861 का भारत सरकार अधिनियम, 1892 का, 1909 का अधिनियम पारित किए गए और यह प्रयास किया गया कि भारतीयों के शासन में सुधार लाया जा सके। 1919 के भारत सरकार अधिनियम को ही मॉन्टफोर्ट सुधार भी कहा जाता है। 1858 में कंपनी की सत्ता हस्तगत करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में सहयोग की नीति का अनुसरण किया। इसे कार्यरूप देने के लिए जैसा कि हम आपको बताए कि इसके पहले भी 3 अधिनियम आ चुके थे, लेकिन यह नीति अधिनियमों के द्वारा जो सुधार की नीति थी वो असफल रही। ब्रिटिश सरकार ने अपनी भारतीय नीति में परिवर्तन लाया। यह महसूस किया गया कि केवल भारतीयों से सहयोग लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्रमशः भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना भी की जानी चाहिए। इस वजह से 1919 में अधिनियम पारित कर आंशिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया। यह अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा भारतीय गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे, अतः इसे मॉन्टफोर्ट सुधार 1919 के नाम से जाना या भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। अब इस अधिनियम के मॉन्टफोर्ट अधिनियम के पारित होने के क्या कारण थे, क्यों लाया गया इस अधिनियम को? सबसे पहला कारण था मॉर्ले मिंटो सुधार से असंतोष। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में लाया गया था और इससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए थे। भारतवासी पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन कर रहे थे। मॉर्ले मिंटो सुधार ने उनकी आशा पर पानी फेर दिया था और इससे भारतीयों में असंतोष की स्थिति थी। दूसरा था सरकार की दमन नीति। ब्रिटिश सरकार ने सुधारों द्वारा उदारवादियों को खुश करने तथा दमन चक्र द्वारा उग्रवादियों को कुचलने की नीति अपनाई, लेकिन वह न तो उदारवादियों को खुश कर सकी और न उग्रवादियों को ही कुचल सकी। उसके दमनकारी कार्यों की घोर प्रतिक्रिया हुई। राष्ट्रीय आंदोलन और भी तीव्र हो गया और क्रांतिकारी तथा और शासन विरोधी आतंकवादी सक्रिय हो गए। तीसरा है भारतीयों की अन्य शिकायतें। 1907 में विकेंद्रीकरण आयोग ने और 1912 में लोक सेवा आयोग की स्थापना से बड़ी आशा बंधी थी, लेकिन बहुत जल्द ही इस आशा पर पानी फिर गया। विकेंद्रीकरण आयोग की स्वीकृतियां अपर्याप्त सिद्ध हुई और लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करने में बड़ी स्थिरता दिखाई। अस्त्रों के लाइसेंस के बारे में जाति भेद की नीति को अपनाया गया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। फोर्थ जो कारण था पारित होने का वो है लॉर्ड क्रो की नीति से भारतीयों को निराशा। 1919 में लॉर्ड मॉर्ले के स्थान पर लॉर्ड क्रो को भारत के सचिव बने थे। अप्रगतिवादी तथा अनुदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। भारतीयों का प्रेम और वफादारी जीतने के लिए 1911 में सम्राट पंचम जॉर्ज और साम्राज्ञी मेरी भारत पधारे। उनका भव्य स्वागत किया गया था। इस अवसर पर बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया। दिल्ली दरबार में सम्राट ने भारतीयों को बहुत से अधिकार प्रदान करने की घोषणा की। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत आशा बंधी थी, लेकिन लॉर्ड क्रो ने सम्राट के भाषण का विपरीत अर्थ लगाया और उन्होंने भारत में भाषण देते हुए कहा कि भारत में एक वर्ग है जो यह सोचता है कि भारत में संवैधानिक सुधार का अगला कदम ऐसे स्वशासन के लिए होगा जो अन्य उपनिवेशों को दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। 5वां पॉइंट है सरकार के प्रति मुसलमानों के रुख में परिवर्तन। शुरू में मुसलमानों को बहुत प्रोत्साहन मिला था, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेजों और मुसलमानों में मित्रता बहुत बढ़ रही है
लेकिन मॉर्ले मिंटो सुधार के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण हुआ तथा वे अंग्रेज विरोधी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम महायुद्ध का प्रभाव। ऐसा वातावरण था जिसमें कि असंतोष था काफ़ी, और भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग भी दिया था ब्रिटिश सरकार को, और उन्हें उम्मीद थी कि अब अंग्रेज जो हैं वो भारतीयों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है गृह शासन आंदोलन। युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया, इसलिए भारतीयों ने एनी बेसेंट के नेतृत्व में गृह शासन आंदोलन चलाया। तिलक ने उनका साथ दिया। सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बड़ा कदम उठाया और सभाओं आदि पर रोक लगा दी। नेक्स्ट है केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा सदस्यों द्वारा ज्ञापन पत्र। जब केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा प्रस्तुत सुधार प्रस्तावों के बारे में पता चला तो 19 निर्वाचित सदस्यों ने सरकार के पास एक ज्ञान पत्र दिया। उनका कहना था कि केवल उत्तम सरकार या कुशल शासन ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। 9वां था मेसोपोटामिया की घटना। मेसोपोटामिया की घटना का भी भारत के संवैधानिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। टर्की के विरुद्ध कार्रवाई की पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार पर थी, जिसमें वह पूर्णतः असफल रही। मेसोपोटामिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार को दोषी ठहराया तथा भारत में राजनीतिक सुधार की मांग की। उसने भारतीयों को पूर्ण स्वशासन देने की सिफारिश की। इसके आधार पर मॉन्टेग्यू ने भारत सरकार के बारे में कहा, यह अत्यधिक आधुनिक, अत्यधिक कठोर, अत्यधिक अनमनीय है, जिस कारण यह आधुनिक दृष्टिकोण से अनुपयोगी हो गई है। जो लास्ट पॉइंट है वो है ड्यूक द्वारा याचना पत्र। 1915 में विलियम ड्यूक ने, जो बंगाल का भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा भारतीय परिषद का सदस्य था, भारतीय समस्याओं के संबंध में एक याचना पत्र प्रस्तुत किया। उसने प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने का सुझाव दिया जो आंशिक रूप से उत्तरदायी होती। तो ये भी एक कारण था कि मॉन्टफोर्ड अधिनियम पारित हुआ। मॉन्टेग्यू, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि मॉन्टेग्यू ब्रिटिश सरकार के सचिव थे, भारत सचिव थे वो, और उस समय जो इंग्लैंड में एक भारत सचिव होते थे और उनको देख रेख का जिम्मा होता था। उन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसमें लिखा कि सम्राट सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्णतः सम्मत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शासन प्रणाली का धीरे धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए स्वशासन प्रणाली का भारत में स्थापना हो सके और ब्रिटिश साम्राज्य के अंग के रूप में रह सके। उसके बाद मॉन्टेग्यू भारत आए और भारत में उन्होंने विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उनका ब्रिटिश नौकरशाही ने काफ़ी विरोध किया था, लेकिन मॉन्टेग्यू ने चेम्सफोर्ड के साथ, जो कि चेम्सफोर्ड उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे, उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसकी मुख्य बातें थी कि अस्थायी निकायों में लोकप्रिय नियंत्रण, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की ओर कदम, भारत सरकार को सर्वोपरि शक्ति और प्रांतीय सरकारों से धीरे धीरे नियंत्रण कम करना। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। उसके बाद ये अधिनियम पारित हुआ और अधिनियम की जो मुख्य बातें थे वो इस प्रकार थीं। पहला, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायित्व। अधिनियम द्वारा प्रांतों की कार्यपालिका के एक भाग को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। प्रांतीय कार्यपालिका 2 भागों में बांट दिया गया, पार्षद तथा मंत्रीगण। प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में बांटा गया, संरक्षित और हस्तांतरित। संरक्षित विषय पार्षदों के जिम्मे तथा हस्तांतरित विषय मंत्रियों के जिम्मे रखे गए। मंत्रीगण प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे तथा उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते थे। इस प्रकार प्रांतीय कार्यपालिका का एक भाग व्यवस्थापिका सभा के नियंत्रण तथा उत्तरदायित्व में रखा गया था।
भारत में पहली बार आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। दूसरा जो था उसमें विकेंद्रीकरण की नीति, आंशिक उत्तरदायित्व के द्वारा ही विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। तीसरा, अनुत्तरदायी केंद्रीय सरकार। भारत सरकार पूर्ववत अनुत्तरदायी बनी रही। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी थे, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के प्रति नहीं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उन्हें त्यागपत्र देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। अधिक प्रातिनिधिक तथा प्रभावकारी केंद्रीय व्यवस्थापिका, वो जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी वो अधिक प्रभावकारी थी। पांचवा, सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार किया गया था इसमें। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है, भारत सचिव तथा ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी, इनके इन अधिकारियों के नियंत्रण में कुछ कमी की गई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार में भारत में शासन व्यवस्था के देखरेख के लिए, नियंत्रित करने के लिए एक गृह सरकार होती थी और जो प्रशासन तंत्र था उसको ही गृह सरकार कहा जाता था। इसके अंतर्गत दो लोग होते थे, एक तो पहला भारत सचिव और दूसरा इंडिया काउंसिल। भारत में जो केंद्रीय सरकार था उसमें गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद जो थी वो सर्वोपरि होती थी और वो केंद्र में होती थी और उनके साथ केंद्रीय विधानमंडल होता था। पहली बार इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन या डायरकी की स्थापना की गई थी। डायरकी दो शब्दों के मेल से बना था, डाई जिसका अर्थ होता है दो और आर्किया जिसका अर्थ होता है शासन। प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया था। प्रांतीय शासन का स्वरूप इस प्रकार था, गवर्नर तथा उनके मंत्री और प्रांतीय विधानमंडल। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित विषय थे और दूसरे हस्तांतरित विषय। लेकिन जो ये द्वैध शासन की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं असफल रही थी। यह ऐसा प्रयोग था जिसके द्वारा प्रयास किया गया था भारत में धीरे धीरे स्वायत्तता लाने का, लेकिन ये प्रयास विफल रहा था। इसकी विफलता के निम्न कारण थे। पहला तो गलत सिद्धांत पर आधारित था। द्वैध शासन के अंतर्गत सरकार को दो स्वतंत्र भागों में बांट दिया गया था। यह विभाजन राजनीतिक सिद्धांत और प्रशासन की परंपरा के विरुद्ध था। सरकार एक संगठित इकाई है। इसके पृथक दो क्षेत्र में विभाजन से सरकार की कार्यकुशलता तथा एकता में बाधा पहुंचती है। एक प्रांतीय गवर्नर ने ठीक ही कहा था, दोहरा शासन बोझिल, जटिल और अव्यवस्थित प्रणाली था जिसका कोई न्याय संगत आधार नहीं था और जिसका मूल था समझौता। दूसरा, प्रांतीय विषयों का वैज्ञानिक बंटवारा था। गवर्नर एक संवैधानिक प्रधान नहीं था। गवर्नर पर मंत्रियों की निर्भरता थी। गवर्नर में आवश्यक गुणों की कमी थी। सरकारी सेवकों पर मंत्रियों के प्रभावशाली नियंत्रण की कमी थी। वित्तीय कठिनाइयां भी थी उस समय। सामूहिक उत्तरदायित्व की कमी थी और कांग्रेस ने भी असहयोगपूर्ण नीति अपनाया था। और सबसे बड़ी बात, सुधारों के प्रति ब्रिटिश सरकार की ही उदासीनता थी। तो इन कारणों से जो ये अधिनियम था ये उस तरह का की छाप नहीं छोड़ पाया जिसके लिए कि ये बनाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि द्वैध शासन जो था उसकी कोई सफलता नहीं थी और वो बिल्कुल पूर्ण रूप से असफल रहा था। द्वैध शासन कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में खरा भी उतरा था। पहली बात, उत्तरदायी शासन की ओर यह पहला कदम था। दूसरा, भारतीयों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का की ओर भी यह कदम था। विधान परिषदों को शक्तिशाली बनाया गया था। इसके द्वारा सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था और स्थानीय शासन का सुधार और विकास किया गया था। इसी के साथ 1919 या 1919 के भारत सरकार अधिनियम का ये संक्षिप्त वर्णन था।
आप पुस्तक से मिला करके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।